बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीटीटी के क्वेश्चन पेपर को लेकर के। यूपीटीटी जो कि 28 नवंबर 2021 का क्वेश्चन पेपर था। पेपर लीक हो जाने की वजह से पेपर जो है कंडक्ट नहीं कराया जा सका। एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 23 जनवरी 2022 बताई जा रही है, न्यू डेट। साथ ही अगर इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो यह क्वेश्चन पेपर 1 to 5 के लिए है, क्योंकि 1 to 5 का पेपर भी लीक हो गया था। तो 1 to 5 के पेपर के बाद हमारा 6 to 8 वाला जो पेपर है वह होना था, वो भी नहीं हो पाया। तो यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से आया था। वैसे आप सभी ने इस क्वेश्चन पेपर को देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम जैसे कि प्रीवियस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 130 क्वेश्चंस को लेकर के बात कर चुके थे। आज के इस वीडियो में हम हिंदी के क्वेश्चंस को लेकर के बात करने वाले हैं कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर कैसा आया था। सभी बच्चों ने बताया कि पेपर बहुत इजी आया था, ठीक है। तो आने वाले एग्ज़ाम में जो कि 23 जनवरी को एक्सपेक्टेड डेट है, आने वाले एग्ज़ाम में हम देख पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सभी का कहना है कि पेपर कुछ टफ आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम 28 तारीख के क्वेश्चन पेपर को देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो को हम शुरू करेंगे लैंग्वेज से। लैंग्वेज 1 है आपकी, जो कि हिंदी है, पार्ट 2 है। तो देख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन हिंदी के आए थे एग्जाम में। यहाँ पर आज के इस वीडियो में 130 क्वेश्चंस देखेंगे, इनका सॉल्यूशन भी कराते चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि बौना का तत्सम क्या है। तत्सम और तद्भव दोनों शब्दों को मैंने बताया था जब हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे। 2018, 19, 17 इन सभी को सॉल्व करा रहे थे। तो तत्सम और तद्भव शब्द काफ़ी पूछे जाते हैं अगर हम हिंदी सब्जेक्ट की बात करें। तो तत्सम शब्द वे होते हैं जो सीधा संस्कृत से ले लिए जाते हैं, और तद्भव जिनमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी संस्कृत शब्दों में कुछ परिवर्तन के बाद जो शब्द देखने को मिलते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो बौना का तत्सम क्या है पूछा है। तो बौना का तत्सम, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, वामन। वामन शब्द की बात करें तो भगवान विष्णु का यह अवतार माना जाता है, वामन का, ठीक है। तो इस तरह से बौना का तत्सम शब्द जो होगा वह वामन कहलाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, धूमकेतु का पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्द जो अपने जैसे ही अर्थ बताते हैं। तो धूमकेतु की बात करें तो धूमकेतु का पर्यायवाची शब्द होगा अग्नि। करेक्ट आंसर यहाँ पर 32 का 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, जो कि है आपका पैसेज। निम्नांकित गद्यांश पढ़कर प्रश्न नंबर 60 का उत्तर करना है, 60वें का उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर हम पैसेज में हमने एक बात सीखी थी प्रीवियस वीडियो में कि जैसे ही हमें पैसेज मिलेगा हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको पैसेज में एक ही क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। ये आपका क्वेश्चन पूछा है और ये आ रहे आपके ऑप्शन। तो यहाँ पर हम पहली ही लाइन में इसका आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो बढ़ते हैं अपने पैसेज की तरफ। तो पैसेज में था कि उपर्युक्त पंक्ति में कौन मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो यहाँ पर जब हम पैसेज की पहली लाइन रीड करेंगे तो इसमें दिया है, आज विज्ञान मनुष्य के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। तो यहाँ पर विज्ञान जो है यह ऐसा कर रहा है। ऑप्शन में हमारा देख लेते विज्ञान दिया है कि नहीं। तो बिल्कुल करेक्ट है, इसका जो आंसर आएगा वह है विज्ञान, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने पैसेज को सॉल्व करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा था कि कफन कहानी के लेखक हैं। तो जब भी हम कहानी के महानायक की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद का नाम देखने को मिलता है। तो कहानी जो कफन है इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। करेक्ट आंसर 34 का 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे साइड में ही दिए हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार पूछा है कि कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति की बात करें, इस पंक्ति में जो अलंकार देखने को मिलेगा वह है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार क्या होता है। रूपक अलंकार वह होता है जिसमें अत्यंत समानता के कारण उपमेय की
उपमान में संभावना की जाती है। कहने का अर्थ है कि जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वहां पर रूपक अलंकार देखने को मिलता है। इसके कई सारे उदाहरण हो सकते हैं, तो यहाँ पर जो देखने को मिलेगा वो रहेगा रूपक अलंकार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 पूछा है कि उससे बैठा नहीं जाता है में कौन सा वाच्य है। वाच्य की बात करें तो 3 प्रकार के वाच्य आपको देखने को मिलेंगे। पहला है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। तो यहाँ पर पूछा है कि उससे बैठा नहीं जाता, यह कहीं ना कहीं जो है भाव बता रहा है कि उससे बैठा नहीं जाता, उससे खड़ा नहीं जाता, उससे सहन नहीं होता। तो ऐसी चीजें भाव वाली चीजों से संबंधित होती हैं, ठीक है। यह विस्मयादि बोधक टाइप का होता है आपका। तो यहाँ पर उससे बैठा नहीं जाता में वाच्य होगा भाववाच्य। करेक्ट आंसर 36 का 1 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 37 है। 37 पूछा था कि राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अपव्यय है। इसमें अपव्यय पूछ लिया था कि कौन सा अपव्यय है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, राम पढ़ता तो है पर कैसे पढ़ रहा है, धीरे धीरे। तो यह बता रहा है कौन सा अपव्यय, आपको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर यह बता रहा है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यह हो जाएगा क्रिया विशेषण। विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जैसे काला, गोरा, खट्टा, मीठा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम विशेषण की बात, क्रिया की बात करें तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा है। यानी अगर यहाँ पर सिर्फ धीरे होता तो यह विशेषण होता, लेकिन धीरे धीरे तो यह क्रिया की विशेषता बता रहा। तो इस तरह से यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा था कि हिमालय से गंगा निकलती है में किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो गंगा कहाँ से निकली, हिमालय से। तो यहाँ पर अगर हम कारक की बात करें तो हिंदी में कारक 8 देखने को मिलते हैं, संस्कृत में कारक 6 देखने को मिलते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा कारक है। तो अगर यहाँ पर हम कारक की बात करें तो यहाँ पर जो कारक देखने को मिलेगा वह है अपादान कारक। कर्ता ने कर्म को, कर्ता का साइन होगा कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। और अपादान, अपादान तब लगाते हैं जब अलग होने, अपादान से अलग, अपादान का प्रयोग तब करते हैं जब अलग होने की स्थिति दर्शानी हो। तो हिमालय से गंगा निकलती है, कहीं ना कहीं गंगा अलग हो रही है, तो यहाँ पर हम अपादान कारक का प्रयोग करेंगे। करेक्ट आंसर 38 का 1 हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा था कि वह खेल रहा है में किस प्रकार की क्रिया है। मतलब खेल रहा है में आपको क्रिया बतानी है कि कौन सी क्रिया देखने को मिलेगी। कर्म के आधार पर क्रिया की बात करें तो 2 प्रकार की क्रिया देखने को मिलती है, साकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया। तो यहाँ पर वह खेल रहा है, कहीं ना कहीं वह कर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर साकर्मक क्रिया होगी। और वहीं आकर्मक की बात करें तो जैसे सोना और चुप रहना या फिर कोई एक्टिविटी ना दिखाना, इस प्रकार की क्रिया आकर्मक क्रिया कहलाती है। तो वह खेल रहा है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा था कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर छीन, मानो सुरसरी विमल जल उदात युगमीन, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यह आपकी पंक्ति दे दी गई थी और इसमें अलंकार पूछा था कि कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति की बात करें तो इस पंक्ति में जो अलंकार देखने को मिलता है वह है उत्प्रेक्षा अलंकार। दोस्तों अगर हम उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर इसकी पहचान की बात करें तो मानो, मनहु मानो, जनहु जानो, इव जनु जानहु ज्यों, ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे पंक्तियों के अंतर्गत। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पंक्ति में मानो करके दिया है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी पहचान हो गई है कि यह है उत्प्रेक्षा अलंकार। करेक्ट आंसर 40 का 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 41। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा था कि सूरज का 7वां घोड़ा
गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो जब भी हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी ने सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता ऐसी रचनाएं दी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 42 पूछा था कि वा का उच्चारण स्थान है। जब भी आप वा को उच्चारित करेंगे तो वह कहाँ से उच्चारित होगा? तो आप वा को उच्चारित करिए वा, तो इसमें दांत और ओंठ दोनों का प्रयोग हो रहा है। इस तरह से इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा दंतोष्ठि। और यह अगर हम बात करें तो यह एक अंतस्थ प्रकार का व्यंजन भी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। 43 पूछा था कि अग्नि का विशेषण क्या है? अग्नि का विशेषण आप सभी को पता है, जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो अग्नि का विशेषण अग्नेय हो जाएगा। करेक्ट आंसर 43 का 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा था कि तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में संज्ञा पूछा था। संज्ञा की बात करें तो संज्ञा जो है वह 3 प्रकार की होती है और कहीं कहीं 5 प्रकार की भी देखने को मिलती है, जिसमें द्रव्यवाचक और समूहवाचक आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तेजाब में संज्ञा पूछी है कौन सी है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा आएगी तेजाब के अंतर्गत। तेजाब के अलावा अन्य शब्द जैसे हो जाएंगे पानी हो गया, कोई भी लिक्विड फॉर्म में चीजें हो गई, और जैसे रेत हो गया। ये भी पूछा था कि रेत में कौन सी संज्ञा है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, तो इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 44 का 3। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा था कि नाव जल में तैरती है में कौन सा कारक है? देखिए कारक भी पूछ लेता है, तो कारक और चीजों को भी आप ध्यान में रखिएगा। नाव जल में तैरती है में कारक पूछा है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अधिकरण कारक हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम कारक चिन्हों की बात करें तो अधिकरण में कौन सा चिन्ह आएगा? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की अधिकरण में पे पर ऐसे शब्द देखने को मिले तो वहां पर जो है वह अधिकरण कारक कहलाएगा। तो नाव जल में तैरती है, इसमें हो जाएगा अधिकरण कारक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि इसी में है, ऊपर थोड़ा जाएंगे 46 क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए इसमें पहले से भी टिक लगे हुए हैं, जो कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उनका आंसर भी इसमें दिया है। महेंद्र का संधि विच्छेद पूछा है कि क्या होगा? तो महेंद्र का संधि विच्छेद जब भी आप करेंगे तो इसका आएगा महाधन इंद्र, और इसमें कौन सी संधि है वह आप कमेंट द्वारा जरूर बताएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। 47 पूछा था कि शेर को सवा शेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर लोकोक्ति पूछ ली है या मुहावरा भी पूछ सकता है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। शेर को सवा से लोकोक्ति का अर्थ होगा एक से बढ़कर दूसरा। करेक्ट आंसर 47 का 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा था कि खाने की इच्छा के लिए शब्द बताइए। खाने की इच्छा के लिए शब्द क्या होगा? तो यह होगा बुभुक्षा, या खाने की इच्छा से संबंधित है। करेक्ट आंसर 48 का 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। 49 की बात करें, पूछा था कि किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता शिक्षा शास्त्री थे। मतलब कौन है किंडरगार्टन शिक्षण प्रणाली के जन्मदाता? तो जब भी हम बात करते हैं फ्रॉबल महोदय की, तो किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रॉबल महोदय माने जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा था कि प्रावर का विलोम शब्द है। प्रावर का विलोम शब्द पूछा था, तो प्रावर की बात करें, प्रावर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अच्छा, ठीक है। इसका विलोम शब्द पूछा था, तो यहाँ पर प्रावर का विलोम शब्द अवर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 50 का 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है 51। 51 पूछा था कि उपचारात्मक शिक्षण में किस अध्यापन प्रक्रिया का प्रयोग अधिक किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमेडियल टीचिंग की अगर हम बात करें तो निदानात्मक शिक्षण के अंतर्गत सबसे पहले हम समस्या का पता लगाते हैं। समस्या का पता लगाने के बाद ही हम उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। इसके अंतर्गत समस्या के कारणों का पता लगाकर हम उसको दूर करते हैं, तो यह उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। इसका प्रयोग हम व्यक्तिगत तौर पर ज़्यादातर करते हैं, यानी
हर बच्चे के लिए उपचारात्मक शिक्षण ज़रूरी नहीं है, इसलिए हम व्यक्तिगत तौर पर इसका प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर 51 का 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी नेक्स्ट पेज पे, जो कि है यहाँ पर। देख लेते हैं क्या पूछा था। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 52 पूछा था। पंक्ति दी थी, सुखी पिया को जो मैं ना देखूं, कैसे काटूं अंधेरी रतियां। किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं, यह करके पूछा था। तो यह पंक्तियां पूछ ली थी, ठीक है, पंक्तियां दे दी थी और पूछा था कि यह किसकी पंक्तियां हैं। तो इस पंक्ति की बात करें, इसका आंसर भी लगा हुआ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, अमीर खुसरो। इनके द्वारा यह पंक्तियां लिखी गई हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 की बात करें, पूछा था कि जूठन आत्मकथा के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? तो इस आत्मकथा के जो लेखक हैं वह हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। करेक्ट आंसर 53 का 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 पूछा था कि सब्ज बाग दिखलाना मुहावरे का अर्थ है। सब्ज बाग दिखलाने का क्या अर्थ है, पूछ लिया था। इसको भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया था उसके अंतर्गत। तो सब्ज बात दिखलाने का अर्थ है अच्छी बात कहकर बहकाना या बहलाना। या अगर कह देता कि झूठी आशाएं देना, तो ये भी आपका इसका अर्थ के अंतर्गत आएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 54 का 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। 55 पूछा था कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके दूसरी क्रिया में संलग्न होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है। पहली क्रिया को हम क्या कहेंगे, यही आपका क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर तो इसके आंसर की बात करें, करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक का अर्थ होता है पहले से हुआ। जब कर्ता एक कार्य को समाप्त करके तुरंत दूसरे काम में लग जाता है, तब जो क्रिया पहले ही समाप्त हो जाती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया को धातु में कर या करके लगाकर बनाया जाता है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, चोर सामान चुराकर भागा, वह खाकर सोया। तो इस तरह से दो शब्दों को जोड़ करके चीजें बनी, कहीं ना कहीं दो कर्म देखने को मिल जाते हैं इसमें। करेक्ट आंसर यहाँ पर 55 का 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 पूछा था कि फूले कास सकल मही हाई, जन वर्षा ऋतु प्रकट बुझाई। इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी अलंकार पूछ लिया था। तो अभी हमने जो पहला इसके आगे जो अलंकार देखे उनमें हमने बताया था कि उत्प्रेक्षा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे। तो बहरहाल इसका आंसर तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जनहु जानहु मनहु मानहु ऐसे शब्द देखने को मिले तो आपको यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही मिलेगा। तो इस तरह से आप इनकी पहचान भी कर सकते हैं। करेक्ट आंसर 56 का 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 57। 57 पूछा था कि घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएंगे। यानी घर है, पहाड़ है, नदी है, इसके अंतर्गत कौन सी संज्ञा आएगी। तो देखिए ये कहीं ना कहीं जाति को प्रकट कर रहे हैं कि घर है, पहाड़ है, नदी है, यह जाति के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो इस यहाँ पर जो आंसर आएगा वह है जातिवाचक संज्ञा, जबकि यहाँ पर द्रव्यवाचक लगा, ये इनकरेक्ट है। द्रव्यवाचक संज्ञा मैंने बता दी। गुणवाचक जो गुण चीज़ों की गुण या विशेषता बताते हैं। भाववाचक संज्ञा में भाव आ जाएगा, जैसे सुख, दुख, घृणा, ईर्ष्या, ऐसे टाइप के शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 पूछा था कि उसने कुछ नहीं खाया में किस सर्वनाम का बोधक है। तो यहाँ पर सर्वनाम पूछ लिया था कि कौन सा सर्वनाम है। सर्वनाम की बात करें तो सर्वनाम की जो संख्या होती है वह 6 होती है, जिसमें आएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय, अनिश्चय, ये सभी आ जाएंगे सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत, यानी प्रकार के अंतर्गत। तो उसने कुछ नहीं खाया, तो यहाँ पर देखिए निश्चित है कि उसने कुछ खाया ही नहीं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर निश्चित नहीं है कि उसने कुछ नहीं खाया। जो निश्चित ही नहीं है वह अनिश्चयवाचक हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर उसने कुछ नहीं खाया में अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। करेक्ट आंसर 58 का 4 होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 पूछा था कि निगमन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के शिक्षण में होता है। व्याकरण शिक्षण प्रणाली, खेल शिक्षण प्रणाली, कंप्यूटर शिक्षण प्रणाली या गद्य लेखन शिक्षण प्रणाली। तो यहाँ पर पूछा था किसका प्रयोग होगा।
निगमन प्रणाली के अंतर्गत। तो जब भी हम व्याकरण शिक्षण प्रणाली की बात करते हैं तो इसमें निगमन प्रणाली देखने को मिलेगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 59 का 1 हो जाएगा। देखिए, अगर हम निगमन और आगमन प्रणाली की बात करें तो आगमन में क्या होता है, पहले हम उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम चीज़ों को बताते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन देते हैं चीज़ों पर। तो व्याकरण शिक्षण में हम एक्सप्लेनेशन का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इसलिए यहाँ पर व्याकरण शिक्षण प्रणाली आएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आपका तत्सम क्या होगा। तो आपका तत्सम पूछ लिया है, तो आपका तत्सम निज होगा। निज मतलब अपना, आप, स्वयं, ठीक है। तो इस तरह से तत्सम और तद्भव शब्द भी कई पूछे जाते हैं, इनको भी आप ध्यान में रखिएगा। आज के अपने इस वीडियो में हम 30 नंबर क्वेश्चंस को कंप्लीट करा चुके, जो कि हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड थे, ठीक है। कोई बचे तो नहीं है यहाँ पर। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे। साथ ही गणित, संस्कृत और ईवीएस, इनको भी लेकर के हम बात करेंगे। तो एक एक पार्ट में अगर हम बात करेंगे तो अच्छे से क्वेश्चन पेपर को भी देख पाएंगे, सॉल्व भी कर पाएंगे। उम्मीद और आशा है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।